Hello and welcome to UPC Chronicles. पिछले वीडियो में हमने मेसोलिथिक एज के कई सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया था और लगभग सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया था। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम आज कवर करने वाले हैं, वो है मेसोलिथिक आर्ट। तो एक बार जल्दी से हम लोग समराइज कर लेते हैं हमने अब तक मेसोलिथिक एज में या मेसोलिथिक कल्चर के बारे में क्या क्या जाना है, क्या क्या समझा है। इसके बाद हम फिर मेसोलिथिक आर्ट के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी, थोड़ी लंबी हो सकती है। नॉर्मली मैंने कोशिश की कि हर एक एस्पेक्ट को एक सेपरेट वीडियो की 15-20 मिनट की वीडियो बनाकर अपलोड करने की कोशिश की, लेकिन ये जो आर्ट सेक्शन है मेसोलिथिक आर्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आजकल इस सेक्शन से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस लेक्चर को आप ध्यान से अटेंड करें, और इतना ही मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इस लेक्चर को अटेंड कर लेने के बाद, लेक्चर को देखने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग कई गुना ज़्यादा हो जाएगी और आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आप यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ, लेकिन आपको नॉर्मल लेक्चर की तरह पेन और पेपर लेकर के इस लेक्चर को अटेंड करना है, और जो प्रॉपर नोट्स के लिए नोट बनाते हैं उस तरह से नोट्स आपको बना देंगे और रिवाइज करनी। तो मेसोलिथिक एज में हमने देखा था कि एक खास क्लाइमेटिक बैकग्राउंड में मेसोलिथिक एज की इमरजेंसी हुई, और वो क्लाइमेटिक कंडीशन थी जब प्लाइस्टोसीन एपॉक बदल रही थी और होलोसीन एपॉक का आगमन हुआ था। फिर देयर वाज द ऑनसेट ऑफ होलोसीन एपॉक, climatic conditions were becoming stable, and temperature was rising, rainfall was rising, and in such climatic conditions, in such climatic condition, forests were emerging and there was diversification of flora and fauna. So new species of plants and animals new species of plants and animals came to the scene, which ultimately supported the subsistence base of human beings, which in turn gave human beings little bit settlement, little bit stability, and thus led to the increasing population. सो सबसिस्टेंस बेस इंक्रीज होने पर तो हुआ क्या कि क्लाइमेटिक कंडीशन पहले क्या थी, प्लाइस्टोसीन में क्लाइमेटिक कंडीशंस तो एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन की वजह रही थी। दो आइस एज के बीच में एक छोटी पीरियड थी जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ी बढ़ती थी, तो आइस मेल्ट करते थे, सी लेवल इंक्रीज होती थी, लेकिन फिर जल्दी आइस एज फिर आ जाते थे, जिसकी वजह से क्लाइमेट ओवरऑल कोल्ड ही रही, रेनफॉल कम रही, और ऐसे में जो लाइफ एक्टिविटीज है या ग्रोथ एंड इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म is very limited. So that is one of the reasons that we have not enough evidences of life activities from the Paleolithic culture. But in Mesolithic age, with the onset of Holocene epoch, when climatic conditions became conducive, the climatic conditions अनुकूल हुए, तो लोगों की सब्सिस्टेंस बेस का भी विकास हुआ, सीजन और क्लाइमेट भी स्टेबल हुई, और लोगों की पॉपुलेशन भी बढ़ी, और लोग एक जगह पे ज्यादा देर तक टिकने लगे। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट अभी भी नहीं देखने को मिली है। परमानेंट सेटलमेंट उन जगहों पे दिखी है, इवन पैलेलिथिक एज में भी कुछ साइट्स ऐसे हैं जैसे भीमबेटका है, या कुरनूल केव्स है, या फिर कर्नाटका में हुंसगी वैली का नाम आपने सुना होगा, एंड इन बिहार इन पैसरा इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे
वो जहाँ जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है, थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल है, तो वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट भी देखने को मिला। लेकिन this is not the characteristic of Paleolithic and Mesolithic, because normally in Paleolithic there was no permanent settlement. People lived a nomadic life. So they were in continuous flux, migration from one place to another in search of conducive climate and natural resources. In Mesolithic, the climatic conditions are stable, और जो रीजन एक सीजनल वेरिएशन आई क्लाइमेट में, तो लोगों ने अब धीरे धीरे ऑब्जर्व किया कि एक खास सीजन में किसी खास जगह पे रिसोर्सेज उनको मिल रहे, तो अब वो सीजनल कैंप्स बना करके रहने लगे। इसलिए एक खास कैरेक्टरिस्टिक है मेसोलिथिक एज की सीजनल कैंप्स, सीजनल सेटलमेंट्स। फिर मेसोलिथिक एज में हमने उनके टूल्स टेक्नोलॉजी में देखा था, अब नई तरह के पत्थर के यूज हो रहे हैं। तो पहले हार्ड रॉक्स हुआ करते थे, अब थोड़े बहुत सॉफ्ट रॉक्स आ गए हैं, एगेट हैं, क्वार्टजाइट हैं, और दूसरे तरह के भी रॉक्स अब यूज में आने लगे, क्योंकि अब इन रॉक्स को मॉडिफाई करना, इसको रिफाइन करना आसान था। पहले के रॉक्स को जो कोर टूल हुआ करते थे उनको ज़्यादा रिफाइन नहीं किया जा सकता था। और एक नई तरह की टूल्स भी हमने देखा था जिसको माइक्रोलिथ्स कहते हैं, जिसकी टिपिकल लेंथ 1 से 5 सेंटीमीटर के बीच होती थी, और वो कई तरह के शेप्स में भी आने लगे। फिर मेसोलिथिक एज को हमने एज ऑब्जर्वेशन कहा, क्योंकि इस पीरियड में लोगों ने नेचर, अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व किया, लोगों ने देखा कि चीज़ें कैसी हो रही है, सीजनल बिहेवियर देखा, एनिमल बिहेवियर देखा, और अकॉर्डिंगली अब लोग धीरे धीरे इन सारे ऑब्जर्वेशन को, इन सारे नॉलेज को अपनी यूज के लिए, अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू कर दिया, और इन्वायरमेंट में, नेचर में एक सेंट्रल एलिमेंट की तरह एस्टेब्लिश हो रहे हैं। But still they were only reacting to the change in nature. They were only trying to adapt to the changing climatic conditions or their changing environment. But now they were actively acquiring the knowledge and using that knowledge in their favor. So we will get to see that animals were being domesticated, plants domestication भी शुरू हो गई towards the end of the Mesolithic age. So this age is also known as age of observation, and it is also known as age of transition, because Mesolithic is a continuous transition from Paleolithic, and it will ultimately give way to Neolithic age also. So it has the elements of both Paleolithic as well as Neolithic age. We have some evidences of pottery from Mesolithic age also, and Langnaj in Gujarat, Chopani Mando, Belak Valley, and Pakur, Rajasthan, even Adamgarh in Madhya Pradesh. All these sites have given us evidences of pottery. And for the first time, burials were seen in the Mesolithic period. And why burial system was started? We have given three possible reasons for the emergence of a burial system, beginning of burial system. One might be hygiene and sanitation. Second, because the concept of family was emerging, and respect towards elder. And third, it was a method to claim the ownership of a particular place or particular resource type. Because क्या होता है कि अब देखो, सीजनल कैंप्स लगती थी, एक उनको पता था कि एक खास सीजन में एक इस खास जगह पे नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, पेड़ उगते हैं, पौधे लगते हैं, फल निकलते हैं, और फिर एनिमल की माइग्रेशन भी होती है ऐसी जगहों पे जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो जहाँ पे रिसोर्स एबंडेंट रीजन्स है,
वहाँ पे फिर कम्युनिटी अपनी ऑनरशिप क्लेम करना चाहती है. So this might also be the reason for the emergence of burial system. इसको डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप चाहे तो वहाँ से भी डिटेल में इस लेक्चर को देख सकते हैं. फिर हमने उनके सोशल स्ट्रक्चर को देखा था, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी थी तो एंड क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी तो साइज ऑफ कम्युनिटी आल्सो इंक्रीज्ड and there was division of labor based on age, sex and skill specialization. Skill specialization में आ जाएंगे टूल्स आ जाएंगे और पेंटिंग जो आर्ट फॉर्म्स हैं, पेंटिंग्स हैं एक्सेट्रा. तो इन सब के बेसिस पे डिवीजन ऑफ लेबर के कॉन्सेप्ट पे सोसाइटी या सोशल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रहे हैं. सब्सिस्टेंस के केस में हमने देखा था क्लियरली देयर वाज इंक्रीज इन द सब्सिस्टेंस लेवल and new types of animals and birds and fishes were also started being hunted, and towards the end we have seen the beginning of animal domestication and proper food making, preparing food was started on the regular basis, possibly in the Mesolithic phase only, because we have evidence of wild games and herds which suggest this preparation of food on regular basis. So these aspects we have discussed so far, and what else? So these were all the aspects we have discussed so far, and in cultural aspect we have seen the religious beliefs. It was basically animism in nature, where natural things were worshipped or venerated or feared, and we have evidence of goddess worship from Pago Rajasthan. But this the female figurine is contested because some historians suggest it is a harpoon, but other historians compare it with the Venus goddess from European counterpart, European Mesolithic age. So on that comparative basis, some historians have classified this thing as female figurine or goddess worship and suggest towards goddess worshipping. We have burial system, so we have also grave goods available with these burials, which indicate their belief in life after death. But you have to be very cautious, because we have some communities which believe that possession of some items of the dead brings bad luck to the living. So they try to discard these things with the dead itself. So it might be their belief in life after death, and it might not be their belief in life after death. But since we have limited information, these are the inferences which we can make from the evidences which we have acquired so far. Then we have seen some evidences of jewelry in paintings and in burials, which shows their aesthetic sense as well as some sort of beliefs. So these were all the aspects we have discussed so far about the Mesolithic age. Now we will discuss the most important aspect of this phase, which is Mesolithic art. And Mesolithic art is one of the most important aspects, not only for your general understanding, not only for knowing the Mesolithic culture and Mesolithic people, but also from your examination point of view. Because in recent times, UPSC has started asking questions from this part also. Recently, 3-4 years back, ईयर कौन सी थी अब एग्जैक्टली मुझे तो पता नहीं है, 2021 या 22 की है, चेक करना पड़ेगा इसको फिर से. तो एक बहुत अच्छी क्वेश्चन थी कि हाउ डज पैलियोलिथिक मेसोलिथिक पेंटिंग influence modern painting, or Paleolithic Mesolithic art influence modern art. Or
So this is very applied based question, which is the core of UPSC demands. So you have to be very careful, we have to be very cautious while studying these things, while reading these things. And in this video, we will be discussing all these things, all the aspects related to Mesolithic art. And one thing I can promise, after you finish this lecture to the very end, all your doubts will be vanished. And if still there is some doubt, you can always ask the questions in the comment section. So without wasting much time, let us begin our today's discussion of Mesolithic art. और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं तो आप नॉर्मल लेक्चर की तरह ही इसको अटेंड करेंगे जैसे आप रेगुलर क्लास में करते हैं, पेन और पेपर लेकर के बैठे हैं और साथ ही साथ जो कुछ भी डेटा, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको जरूरी लगे वो आप साथ ही साथ नोट डाउन करेंगे साथ में। तो विद दिस अंडरस्टैंडिंग हम अपने लेक्चर को, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आप लोग भी हेडिंग डालेंगे मेसोलिथिक आर्ट। तो rather give the heading prehistoric art. Prehistoric art. तो प्रीहिस्टोरिक आर्ट को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये मैंने पैलियोलिथिक के टाइम पे ही आपको बताया था। एक हो जाती है पोर्टेबल आर्ट और दूसरी हो जाएगी स्टेशनरी आर्ट। बहुत ही सिंपल सी चीज है। पोर्टेबल का मतलब है कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है, और स्टेशनरी का मतलब है कि जो किसी एक खास जगह पे फिक्स्ड रहती है। तो पोर्टेबल आर्ट में हमने देखा था स्मॉल आइटम्स ऑफ आर्ट पीसेज, जैसे कोई टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स में कोई आर्ट फॉर्म हम देख सकते हैं, जैसे उसकी डिजाइनिंग या उस पर किसी तरह की मार्किंग, इंग्रेविंग्स, तो ये सारे पोर्टेबल आर्ट में आ जाते हैं। Then we have seen some figurines also. We have seen some designs and patterns also. जैसे आपको याद होगी पैलियोलिथिक में हमने देखा था कि एक सेल्स, ऑस्ट्रिच के एक सेल्स पे हमें कुछ क्रिस क्रॉस डिजाइन्स मिले थे। क्रिस क्रॉस डिजाइन जैसे इस तरह के कुछ डिजाइन्स थे, ये हमें डिजाइन्स ऑस्ट्रिच एक्सेल्स पे दिखे थे। कुछ पॉटरी के पीसेस पे तो यहाँ पे देखने को मिले हैं, मेसोलिथिक फेज में देखने को मिले हैं, बट ऑस्ट्रिच के एक्सेल पे हमें पैलियोलिथिक फेज में भी देखने को मिले हैं। देन वी हैव सम बीड्स also, then we have some animal teeth which have grooves in it. So these all are the examples of portable art which we have discussed in Paleolithic. तो एक क्वेश्चन आपको दिमाग में आ रही होगी कि वो तो पैलियोलिथिक के लिए बताया था, मेसोलिथिक के लिए क्या होगी? तो ये सारी चीजें मेसोलिथिक में भी कंटिन्यू करती है, क्योंकि एक तो डिस्टिंग्विश कर पाना कि कौन सी पैलियोलिथिक आर्ट है, कौन सी मेसोलिथिक आर्ट है, ये काफी ज्यादा मुश्किल है। बट थैंक्स टू आवर आर्ट हिस्टोरियंस वी हैव नाउ सक्सेसफुली डिमार्केटेड दीज थिंग्स. We have successfully demarcated this distinction, but that is for mostly for paintings, क्योंकि पेंटिंग्स में थीम्स हैं, फिर टेक्निक्स हैं, यूटिलिटी है, तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे हमने पेंटिंग्स को सक्सेसफुली डिमार्केट कर लिया है कि कौन सी पैलियोलिथिक पेंटिंग है, कौन सी मेसोलिथिक पेंटिंग है। बट पोर्टेबल आर्ट फॉर्म्स के लिए एक तो ये सारी चीजें मेसोलिथिक में भी देखने को मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको न्यूलिथिक में भी देखने को मिलेंगी, और ये सारी चीजें तो आपको आज भी देखने को मिल सकती है। जो टूल्स हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, फिर डिजाइन्स हैं,
मोटा मोटी क्या है कि उनमें एक सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है पोर्टेबल आर्ट फॉर्म्स में। इवन स्टेशनरी आर्ट फॉर्म्स में भी पेंटिंग्स हैं या पेट्रोग्लिफ्स हैं, तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। But still, some with the hard work of dedicated work of our art historians, we have successfully demarcated these distinctions from Paleolithic and Mesolithic. तो पोर्टेबल आर्ट फॉर्म आपको मेसोलिथिक में ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। कंटिन्यू कर रही स्टेशनरी में अगर आप देखेंगे तो इसमें दो तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक होती है पेट्रोग्लिफ्स और दूसरी है केव पेंटिंग्स। आपको याद होगा कि पैलियोलिथिक अपर पैलियोलिथिक में एक टूल्स का इजाद हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं बरीन्स। तो बरीन्स की मदद से मान लो कोई रॉक सरफेस है, तो रॉक सरफेस पे बरीन्स की मदद से खुरेच करके यहाँ पे कोई डिजाइन या कोई पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई जाती थी और उनके कलर डाल दी जाती थी। तो ये हो गई पेट्रोग्लिफ्स, यानी कि किसी हार्ड सरफेस को खुरेच करके फिर उस पर कलर अप्लाई करना, ये कही जाती है पेट्रोग्लिफ्स। और केव पेंटिंग्स में सिंपली किसी सरफेस पे विद द हेल्प ऑफ ब्रश एंड पेंट्स if you draw some paintings, that is your cave painting. So I hope this simple difference is clear to you now. तो प्री हिस्टोरिक आर्ट को हम पोर्टेबल और स्टेशनरी आर्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। जो हमारी मेन फोकस है वो है स्टेशनरी आर्ट, और स्टेशनरी आर्ट में भी हमारी है केव पेंटिंग्स। सो आज की जो हमारी फोकस रहेगी वो केव पेंटिंग्स के ऊपर ज़्यादा रहेगी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मोर देन 150 प्लस साइट्स डिस्कवर हुई हैं जहाँ पे ये केव पेंटिंग्स हुई हैं। Cave paintings have been discovered at more than 150 sites, and सेंट्रल इंडिया में सबसे अधिक केव पेंटिंग्स हमें मिली है। तो सेंट्रल इंडिया हैज द मोस्ट नंबर ऑफ सच साइट्स, और इसमें भी सेंट्रल इंडिया में एक आप कई बार आपने नाम सुना होगा भीमबेटका की। भीमबेटका मध्य प्रदेश में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास है भीमबेटका की पेंटिंग्स। तो ओवरऑल जो मेसोलिथिक पेंटिंग है उसमें बहुत हद तक सिमिलरिटी है, चाहे वो थीम वाइज हो, चाहे वो फंक्शनलिटी के बेस पे हो, चाहे वो टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ पेंटिंग या आर्ट की। तो ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट जो भी हमारी केव साइट्स हैं उसमें जो पेंटिंग्स हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं, उनमें काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है। सो वी विल टेक द केस स्टडी ऑफ भीमबेटका and understand the nature of Mesolithic paintings. फिर जब हम मेसोलिथिक पेंटिंग्स के नेचर को या कैरेक्टरिस्टिक को समझ लेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पैलियोलिथिक पेंटिंग। तो आपको एक कॉम्परेटिव एनालिसिस भी क्लियर हो जाएगी पैलियोलिथिक पेंटिंग की मेसोलिथिक पेंटिंग से, क्या इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। So first we will look at these Mesolithic paintings with the special focus on with the help of भीमबेटका के पेंटिंग्स। मैं फिर से आपको बताऊं कि भीमबेटका को एक केस स्टडी के रूप में हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट पेंटिंग्स की फंक्शनलिटी के बेसिस पे, थीम के बेसिस पे, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे
काफी ज्यादा सिमिलरिटी है। सो जब भी हम नेचर की बात करते हैं या कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, ये चीजें लिखते जाओ आप भी। नेचर ऑफ मेसोलिथिक पेंटिंग। नेचर ऑफ मेसोलिथिक पेंटिंग। तो जब हम नेचर की बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, हम देखते हैं कि इनके कैनवाशिंग के ऊपर। कैनवास का मतलब होता है कि किस सरफेस पे हम ये पेंटिंग्स पोर्ट्रे कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं। फिर हम लोग बात करते हैं इसकी थीम्स के ऊपर। इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट में आ जाएगी कलर, इनकी यूटिलिटी या फंक्शनैलिटी, एंड फाइनली इट्स सिग्निफिकेंस। कलर में आप एक काम करो, कलर की जगह आप इसको टेक्निक लिख कर लो। कलर को हटा करके टेक्निक लिख लो। तो टेक्निक में दो चीज आ जाएगी, एक तो कलर आ जाएगी और जो मेथड है या ब्रश है, ब्रश टाइप है, ये दो चीज आ जाएगी। तो सबसे पहले हम कलर की बात कर लेते हैं। भीमबेटका में 16 different types of colors have been used. 16 different colors were used in भीमबेटका alone. और सबसे अधिक यहाँ पे, चलो सेपरेट कर लेते हैं इसको। कलर, so 16 shades of color, 16 shades of color16 shades of color have been used in Bhimbetka painting. 16 shades of color, and out of these 16 shades, white and light red were used most of। सबसे अधिक बार व्हाइट कलर और रेड कलर मोस्ट ऑफन फ्रिक्वेंटली कई बार यूज की गई है। बट टोटल देखें तो हमें 16 डिफरेंट सेट्स ऑफ कलर हम यूज होते हुए देखते हैं भीमबेटका में। और ये कलर जो कैसे बनाए जाते थे, हाउ these colors were made, so these colors were made with the help of minerals। तो इन मिनरल्स को, अब आपको पता है कि मिनरल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स गिव डिफरेंट कलर, डिफरेंट पिगमेंट्स। So they were aware of this characteristic of minerals, and which were easily available in their near their habitation site। इन ये जो रॉक केव्स में रहते थे, तो पहाड़ों के आसपास रहते थे, तो वहाँ पे मिनरल्स को एक्वायर करना काफी आसान था। So they were aware of that, and they were cognitively developed at that time. So this is remarkable as we understand about these
prehistoric people. So they were aware of this technology, they were aware of this technique. So they वो क्या करते थे, इन मिनरल्स को घीस करके पीसते थे, तो है ना, उसको ग्राउंड करके, ग्राउंड मतलब होता है कि किसी को चट्टान जो पत्थरों के बीच में से घिसा जाता है उसको बारीक बना करके, तो इन मिनरल्स को पहले ग्राउंड कर लिया जाता था। ग्राउंड करने के बाद इसमें पानी मिला करके और some other things like animal fat और मैरो। जो मैरो मतलब होता है वो जो बोन्स के बीच अंदर रहती है ना, जो चीजें रहती है उसको मैरो कहते हैं, बोन मैरो। सो इन सारी चीजों को बना कर मिला करके कलर तैयार की जाती थी। एंड यू नो, different types of minerals will give different shades of color, different colors. So they were aware, in fact they were also using egg white also, egg white also। तो जिस तरह कलर की जरूरत थी, जैसे कलर को बनाना होगा वो अकॉर्डिंगली उस तरह के मिनरल्स यूज करते थे, उस तरह के रॉ मटेरियल्स यूज करते थे और रिक्वायर्ड कलर बना लेते थे। So this is about technique they were having the knowledge of at that time, Mesolithic people. So they were not that backward as we have general perception of prehistoric people. तो इतने backward भी नहीं है जितना हम समझते होंगे। So they were the first one। हम देखो, हमें या आपको अगर कोई कलर बनानी हो तो हम क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं ना, यूट्यूब वगैरह की हेल्प लेते हैं, इंटरनेट की हेल्प लेते हैं। बट उन लोगों की ऑब्जर्वेशन, उन लोगों की इमेजिनेशन देखो, तो वो ये इन सारी चीज़ों को मिला करके कलर बनाते थे। So these gives them so this technique gave them different colors। एंड ब्रश जो है वो ब्रश कभी एनिमल फर का बना लेते होंगे, या जो भी श्रब्स या हर्ब्स हैं, या जो भी चीजें उनको मिलती होंगी, जो हेयर हो गया, एनिमल हेयर होंगे। सो इन सारी चीजों का वो ब्रश बनाते थे, इनको एक हैंडल से अटैच करके एक इनकी ब्रश तैयार हो गई, इनकी ब्रश तैयार हो गई। सो दिस इज द टेक्निक दे वर एम्प्लॉइंग to make color, to make brush and to paint। Then canvassing, तो आप देख ही रहे हैं कि कैनवासिंग वहाँ पे रॉक सरफेस पे ही आपको देखने को मिलती है, बिकॉज दीज आर केव पेंटिंग। सो देवर रॉक और केव वॉल्स वर द desired canvas for these prehistoric painters। But at some times they were also done on open rocks also and on smaller items also। So this was their canvas। किस पर्दे पर वो पेंटिंग करते हैं ना, उसको कैनवास कहते हैं। तो उनके लिए जो ये पर्दे हैं वो केव वॉल्स हैं, ओपन रॉक्स हैं, जो बाहर रॉक साइट्स हैं या छोटे बड़े पत्थर हैं, वहाँ भी आपको पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, या स्मॉलर आइटम्स, कोई टूल्स हैं, कोई इम्प्लीमेंट्स हैं, कोई औजार है, तो उन पे भी आपको कुछ कलर का काम किया हुआ दिख सकता है, दिख जाता है। तो ये तो हो गई टेक्निक और कैनवासिंग। फिर हम आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है थीम्स। तो ये सारी पेंटिंग्स आप देखेंगे, ये मैं आपको चलो आगे दिखाऊंगा। तो होगी टेक्निक की बात, लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो थीम के ऊपर बात करेंगे। और थीम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझना अच्छे से, आसानी है, आपको मुश्किल नहीं है कि समझने में। सो जब हम थीम के ऊपर देखते हैं, जब हम इन पेंटिंग को एनालाइज करते हैं, तो हम देखते हैं कि 3 तरह के थीम्स हम इन पेंटिंग्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
फर्स्ट एनिमल थीम, second human theme, and there is also some paintings which is not related to any living creature or anything like in this world. So these paintings are categorized as abstract painting. एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। तो ये जनरली तीन तरह की थीम हम एनालाइज करते हैं मेसोलिथिक पेंटिंग्स में। तो एनिमल थीम्स में अब एक एक करके हम इन सारे थीम्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो एनिमल थीम्स को जब हम देखते हैं, एनिमल्स को फिर हम हंटिंग सीन है, एनिमल्स को हंट किया जा रहा है, हंटिंग सीन है। फिर एनिमल्स आर ऑल्सो डिपिक्टेड इन मोर पीसफुल मैनर, पीसफुल मैनर में भी एनिमल्स को डिपिक्ट की गई है। हंटिंग सीन आपको देख समझ में आ ही रही होगी कि लोग ग्रुप में या इंडिविजुअली हंट कर रहे हैं एनिमल्स को, तो वो डिपिक्ट किया गया है। पीसफुल मैनर में आप तो देख सकते हैं कई सारे ऐसे भी पेंटिंग्स हैं जहाँ पे जो ग्रेजिंग एनिमल्स को दिखाया गया है, ग्रेजिंग एनिमल्स को दिखाया गया है, या जो फाउंस हैं, जो डियर स्पीसीज है, चीतल स्पीसीज, उनके बच्चे हैं, तो वो खेलते हुए प्लेफुल मैनर में भी उनको दिखाया गया है, या दूध पिलाते हुए, मदर टेंडिंग टू देयर किड्स, देयर यंगर वंस। तो ये सारी थीम्स में, एनिमल थीम्स में पीसफुल मैनर में एनिमल्स को डिपिक्ट किया गया है। बट कुछ एनिमल्स हैं, जैसे एग्जांपल है एक भीमबेटका बोर केव आप देखेंगे, तो वहाँ पे एक फैंटास्टिक एनिमल है। फैंटास्टिक का मतलब है कि इट इज बेस्ड ऑन फैंटेसी विच हैज नो रियल प्रोटोटाइप, यानी कि वैसी नेचर में अभी हुई नहीं है उस तरह के एनिमल्स। तो फैंटेसी बेस्ड एनिमल्स हैं या माइथोलॉजिकल एनिमल्स आप उसको कहते हैं। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है भीमबेटका साइट पे एक बोर पेंटिंग है जिसको हम भीमबेटका बोर कहते हैं। अब इस भीमबेटका बोर की खास बात ये है कि इसकी तो बॉडी जो है वो बोर की ही बॉडी है। बोर मतलब जंगली सुअर होती है, लेकिन इसकी जो स्नाउट है, स्नाउट मतलब ये जो आपका चेहरे का या माउथ का जो अगला पोर्शन होता है, वो स्नाउट एक राइनोसोरस की है। और इसके जो हॉर्न्स हैं वो बफेलो के हॉर्न हैं। So this is an example of mythological animal. And why these paintings were depicted. So we will look at the significance and why these paintings were, such fantastic animals were also painted some time later when we will be discussing the significance or relevance of these Mesolithic paintings. तो वहाँ पे हम इसको समझेंगे कि क्यों, क्या पॉसिबल रीजन हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे फैंटास्टिक एनिमल्स या मैथोलॉजिकल एनिमल्स को डिपिक्ट करने के पीछे क्या रीजन रहा होगा। तो ये चीज आपको उम्मीद है कि अभी तक समझ में आई होगी कि एनिमल्स को हंटिंग सीन में भी दिखाया गया है, हंट होते हुए एनिमल्स को भी दिखाया गया, और कई एनिमल्स को चेज करते हुए, मतलब कि कई बार ऐसा भी हुआ कि आप शिकार करने जाते हैं, आपको जानवरों ने ही भगा दिया, दौड़ा दिया। तो ऐसे भी सीन्स को दिखाए गए हैं, हंटिंग सीन्स एंड एनिमल्स चेजिंग हंटर्स। तो ये सीन डिपिक्ट की गई है, पीसफुल मैनर में भी दिखाई गई है, एंड सम माइथोलॉजिकल एनिमल्स आर आल्सो डिपिक्टेड। सो ये तो हो गई एनिमल थी। अब हम बात करते हैं कि कितने तरह के एनिमल्स को डिपिक्ट की गई है, कितने तरह के एनिमल्स को हम भीमबेटका से
भीमबेटका में हम आइडेंटिफाई कर पाए कितने तरह के एनिमल्स। तो भीमबेटका में लगभग 29 types of animals were depicted. 29 types of animals are depicted in Bimbi. Some were interactive, some were wild, and some were dangerous. Different types of birds have also been depicted. Different types of lizards. Lizards are also depicted. Then we have different insects being depicted. Monkeys, elephants, these are also depicted. But you should understand that no snake has been depicted. No snake has been depicted in any of the Mesolithic painting anywhere in ancients of continent. स्नेक की डिपिक्शन है ही नहीं किसी पेंटिंग में। एंड स्नेक तो इजीली कहीं भी दिख जाते हैं ना, जंगल झाड़ में, चाहे वो हैबिटेशन एरिया हो, चाहे वो जंगल के एरिया हो, चाहे वो पहाड़ों के एरिया हो, तो एनिमल्स तो आपको दिख ही जाते हैं। लेकिन भीमबेटका या मेसोलिथिक एज में स्नेक्स को बहुत सारे 29 टाइप के एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को डिपिक्ट किया गया, लेकिन स्नेक तो डिपिक्ट नहीं किया गया। क्या उन्होंने स्नेक्स को नहीं देखा था, या कोई और रीजन हो रही होगी उनको डिपिक्ट नहीं करने की? वी डू नॉट नो ये, बट देयर इज वन इनफेरेंस दैट, और इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं आज के टाइम से भी। अभी भी कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो सांप के बारे में चर्चा करने को अशुभ मानती है या उसको अच्छा नहीं मानती है। तो दिस माइट बी द रीजन that snakes were not depicted in any of the Mesolithic painting. This might be one of the reason, but what is the exact reason? We cannot say that for sure unless we have certain solid evidence or other source of evidence. But as of today, or as per our understanding, we have no reason why no snake has been depicted. एक और चीज, X-ray paintings of animals are also made. X-ray paintings, ये आपको मैं दिखाता हूँ अभी कि एक्सरे पेंटिंग का क्या मतलब है। कि ये जो आप देख रहे हैं, showing internal organs, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये एनिमल्स की इंटरनल ऑर्गेन्स को दिखाने की जो तरीका है, इंटरनल ऑर्गेन्स को दिखाने का जो तरीका है, इवन सम एनिमल्स के जो फीटसेस को भी डिपिक्ट किया गया है। नॉट ओनली एनिमल्स के फीटसेस, वुमेन्स के भी फीटसेस को, वुमेन्स के भी इंटरनल ऑर्गेन्स को डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है। उन्होंने अपने इमेजिनेशन से ही डिपिक्ट किया, बट ये उनका तरीका था इंटरनल ऑर्गेन्स को डिपिक्ट करने का। तो ऐसे फिगर्स को हम लोग कहते हैं, ऐसे पेंटिंग्स को हम लोग कहते हैं एक्सरे पेंटिंग्स। So X-ray paintings have been made of animals as well as human beings. So X-ray paintings showing internal organs have been depicted, showing internal organs. And also showing fetuses. So these paintings have been depicted. तो ये तो होगी एनिमल थीम की बात। ह्यूमन थीम में भी आप इसको ले सकते हैं कि एक तो हंटिंग सीन रहेगी, क्योंकि हंटिंग तो एनिमल्स को, कि अगर हंटिंग सीन है तो वो ह्यूमंस के साथ ही है।
तो हंटिंग सीन तो है ही. Then human beings are also depicted in peaceful manner, like playing child or the dancing, marrying मतलब कि जो खुशी मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं. तो वो सारी थीम्स भी हमें यहाँ पे, मैं इसको चलो लिख ही देता हूँ कि डांसिंग, फूड प्रिपरेशन, यहाँ पे हंटिंग में आप एक और चीज डाल सकते हैं, फिशिंग. ताकि कई सारे फिशिंग सीन्स के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ फिशिंग सीन का क्या मतलब है. ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाली पेंटिंग, तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये एक तालाब की तरह है जिसमें कई सारे मछलियाँ देख रहे हैं आप. और ये जो लोग हैं यहाँ पे फिश नेट्स को यहाँ पे यूज करके फिशिंग कर रहे हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन मछलियों को पकड़ा जा रहा है और मछलियों की भी डिपिक्शन है पेंटिंग्स में. सो फिशिंग सीन्स भी वहाँ पे आप देख सकते हैं. और ये जो नीचे वाले देख रहे हैं, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो देख रहे हैं कि महिलाओं की जो ये जो वुमेन्स हैं, इनकी अंदर के जो फीटसेस को दिखाए जाने की कोशिश की. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे खाना बनाया जा रहा है. यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है. तो ह्यूमन थीम में ये चीज आप देख सकते हैं. ह्यूमन थीम में आप क्या और देख सकते हैं, ये देखो हंटिंग की सीन आप देख ही रहे हैं. तो ग्रुप हंटिंग भी है ना, ग्रुप हंटिंग भी देख सकते हैं. लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे, जैसे ये वाली सीन देखिए, तो यहाँ पे इंडिविजुअल हंटिंग भी आप इसको देख सकते हैं. ये ग्रुप हंटिंग यहाँ पे देख रहे हैं. अब इस चीज को आप इंडिविजुअल हंटिंग भी कह सकते हैं, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि हंटर्स बीइंग चेज्ड अवे. तो कई सारे ऐसे भी पेंटिंग्स हैं. ये तो मैंने बस सैंपल लिया है ताकि आप लोगों को पिक्चर के साथ क्लैरिटी हो जाए पेंटिंग की. तो ये चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे. ग्रुप हंटिंग है, इंडिविजुअल हंटिंग है, हंटर्स बीइंग चेज्ड अवे, ये फूड मेकिंग, फिशिंग. फिर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैसे फूड प्रिपेयर की जा रही है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिग्स बीइंग फेड, जो पिग है, सुअर है, उसको ये खाना कैसे खिलाया जा रहा है, तो खिलाया जा रहा है. So this is an example of so this picture tells us about the, at least the stage of animal keeping, if not domestication of animal. So this shows animal keeping, the stage of animal keeping in the Mesolithic. फिर आप हंटर्स को जो आप देख सकते हैं, हंटर्स के ऊपर आप हेड ड्रेस देखिए किस तरह से हेड ड्रेस है. ये आप देख सकते हैं कि सर को, चेहरे को ढका हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और चीज आप देख सकते हैं कि आप जनरली देखेंगे कि स्टिक फिगर्स बनाया गया है. और एक खास बात है कि मेसोलिथिक पेंटिंग की, आप जो वुमेन पेंटिंग्स देख रहे हैं, तो वुमेन्स को कोशिश की गई है कि उसकी फुल फ्लेज्ड बॉडी को, फुल फ्लेज फिगर को बनाया जाए. यहाँ पे तो आपको उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगी फुल फ्लेज्ड फिगर ऑफ वुमेन, बट स्टिल यू कैन कंपेयर. जैसे आप हंटर्स को यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखो ये स्टिक फिगर है, और यहाँ पे आप इसको कंपेयर करेंगे महिलाओं की, तो उसको पूरी डेकोरेशन के साथ जो उनकी जो बालों की जो डिजाइन रही होगी, उन सारी चीज़ों को पेंट करने की, डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है. So women were shown in full-fledged figure, but males were drawn as stick figure. So this is the typical Mesolithic painting. The region is mostly unknown why males have been depicted in this way and females the other way.
So we have no solid reason to explain this. This is the abstract painting we were talking about. कि आप देख रहे हैं कि अब इसकी क्या मतलब है ये आर्ट हिस्टोरियंस भी क्लियरली नहीं दिखा पा रहे हैं. So this shows their level of imagination, that they can think beyond their subsistence and their daily life activities. So this is an example that they were thinking beyond what they can see. So this is a very well example of their cognitive skills and the level of cognitive development. तो एनिमल ह्यूमन थीम में आप ये चीज़ें देख सकते हैं. ह्यूमन थीम में आप इस चीज़ से, आप फिगर से, पेंटिंग से आप इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेल्स वर एसोसिएटेड विथ हंटिंग एंड फीमेल्स वर एसोसिएटेड विथ गैदरिंग और फूड प्रिपरेशन. Then we have seen the abstract figures also, which have no clear explanation what these figures mean and why these figures were drawn. Abstract figure में आप एक चीज और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि हैंड प्रिंट्स, जिस तरह के हैंड प्रिंट्स आज हम अपने घरों में देखते हैं कि किसी शुभ अवसर पे जो हाथ की छाप लगाई जाती है दीवारों पे, वो चीज़ें हमें मेसोलिथिक में भी देखने को मिली. तो दिस क्लियरली शोज द कंटिन्यूएशन ऑफ कल्चर टू द मॉडर्न टाइम्स. जो मेसोलिथिक कल्चर है वो आज भी किस तरह से हम उस कल्चर को, किस तरह से उस कल्चर को आज भी हमने बरकरार रखा है. तो ये चीज़ें आपको हिस्ट्री से ही समझ में आएगी. अपने रूट्स को जानने का एक बहुत अच्छी मीडियम है, बहुत अच्छी सोर्स है हिस्ट्री. आप अपने रूट्स को भी समझ सकते हैं. तो हैंड प्रिंट्स देखो, कब मेसोलिथिक एज में, मेसोलिथिक फेज में, मेसोलिथिक पीरियड में ये हैंड प्रिंट्स बनाई जाती थी और आज भी उस चीज़ की डिपिक्शन होती है. अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि आपने नहीं देखा, तो मैं आपको एक सोर्स बताता हूँ कि आप पंचायत वेब सीरीज देख सकते हैं. पंचायत वेब सीरीज में जो प्रधान जी हैं, तो प्रधान जी के घर के अंदर की सीन देखना. एक तो मेन गेट है, मेन गेट से अंदर जाओगे तो जो अंदर वाली गेट है, अंदर वाली गेट के पास जो दीवार है, वहाँ पे इस तरह की हैंड प्रिंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे. आपको अगर कंफ्यूजन है कि किस तरह की हैंड प्रिंट्स आज भी यूज होती है, तो आप ये पंचायत मूवी की नई वेब सीरीज है, ये इसकी रेफरेंस में दे रहा हूँ. आप वहाँ पे वो चीज़ देख सकते हैं. तो उम्मीद है कि अब तक आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी. थीम वाइज एनिमल थीम भी है, ह्यूमन थीम भी है, एंड देयर आर सम पेंटिंग्स व्हिच आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर. Then in animal scene theme we can distinguish between hunting scene, peaceful scene, and there are some mythological animals also being depicted. Then there are human themes, एंड ह्यूमन थीम्स के बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि देयर वाज डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि हंटिंग से एसोसिएटेड है वो मेल फिगर्स हैं, और फूड प्रिपरेशन या फूड गैदरिंग से एसोसिएटेड फीमेल फिगर्स हैं. सो थीम्स के बेसिस पे हम ये सारी चीज़ें एनालिसिस, मेसोलिथिक कल्चर की, मेसोलिथिक एज की एनालिसिस पेंटिंग्स के बेसिस पे हम ये सारी एनालिसिस कर सकते हैं. तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अब तक समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में आ गई तो एक ज़रूरी कंपैरेटिव एनालिसिस हम जल्दी से कर लेते हैं, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल जाए कि हम कैसे पैलियोलिथिक पेंटिंग और मेसोलिथिक पेंटिंग में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. और
जो पैलियोलिथिक पेंटिंग मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताई थी, वो आपको यहाँ पे इसलिए नहीं बताई थी ताकि मैं आपको यहाँ पे बता सकूं। तो ये आप इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो कंपैरेटिव एनालिसिस है पैलियोलिथिक की मेसोलिथिक पेंटिंग से। सो यू कैन गिव द हेडिंग or you can write in the question format how Paleolithic painting is different from Mesolithic painting. So this is a comparative analysis. Comparative analysis आप तो यहाँ पे लिख दो Paleolithic and right side में Mesolithic। इस बेसिस पे पैरामीटर्स पे हम कंपेयर करेंगे। तो फोकस, स्टाइल, मीडियम। मीडियम मतलब कैनवास की बात कर रहा हूँ या किन जगहों पे ये पेंटिंग्स बनाई गई है। फोकस, स्टाइल, मीडियम। फिर यूटिलिटी या फंक्शनैलिटी आप लिख सकते हैं या पर्पस लिख सकते हैं, यूटिलिटी या पर्पस। एंड फाइनली कलर।